देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम। आज भारतीय जनता पार्टी ने नया सियासी इतिहास रच दिया है। 3 दशक के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि जब लगातार दूसरी बार किसी पार्टी की सरकार सत्ता में आई है। यूपी में विपक्ष को रौंदते हुए मोदी और योगी की जोड़ी ने फिर से सत्ता हासिल कर ली है। उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के अरमानों पर पानी फेर दिया है, या फिर कहे तो मिट्टी में मिला दिया है। और नतीजों से यह पूरी तरह साफ हो गया है कि केंद्र से लेकर प्रदेश तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा और भगवा दोनों बरकरार है, पूरी तरह कायम है। और इस चुनाव में एक बात और साफ हो गई है कि परिवारवाद की राजनीति को जनता ने सिरे से नकार दिया है। चाहे वो गांधी परिवार हो, चाहे वो यादव परिवार हो, चाहे पंजाब का प्रतिष्ठित बादल परिवार हो, वो अकाली दल में हो, कांग्रेस में हो, इन सबको जबरदस्त झटका लगा है। और पंजाब की सियासत में विरोधियों को सबसे बड़ा झटका दिया है अरविंद केजरीवाल ने। पंजाब में ऐसी आंधी चली कि बड़े बड़े धुरंधर औंधे मुंह गिर गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह, सरदार नवजोत सिंह सिद्धू, विक्रम मजीठिया, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी अपनी दोनों सीटें हार गए। विक्रम मजीठिया सब अपना चुनाव हार गए हैं, लेकिन बड़ा मुद्दा है कि क्या इन नतीजों में 2024 के लिए कोई बड़ा संदेश छुपा है। अगले 1 घंटे आर पार में इसी सवाल पर होगा सबसे बड़ा विश्लेषण, क्योंकि आज 5 राज्यों के नतीजे आए हैं जिसको बीजेपी ने 4-1 से जीत लिया है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। इस बार उत्तर प्रदेश में रंगों वाली होली 10 दिन पहले ही मनाई जाएगी। आपका प्लान बी क्या होगा अगर नंबर नहीं आ पाते हैं? मैंने क्या कहा, अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी रिपीट करेगी। बीजेपी ने 4-1 से जीता 2022 का सियासी मैच। इन 4 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास और सुशासन को एक बार फिर से जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया है। भारत माता की। पंजाब में चली आग की आंधी। आज समय आ गया है। पहले दिल्ली में इंकलाब हुआ, अब पंजाब में इंकलाब हुआ, अब यह इंकलाब पूरे देश के अंदर फैलेगा। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 2022 का नतीजा 2024 के लिए सीधा संदेश है। इस पर होगा सबसे बड़ा सियासी विश्लेषण। और अब वक्त है विश्लेषण का। 2022 के जनादेश का विश्लेषण सुनिए। केंद्र से लेकर राज्य तक मोदी का जलवा बरकरार है। 3 दशक बाद किसी पार्टी को यूपी में दोबारा सत्ता मिली है, यह अपने आप में बड़ा इतिहास बनाया है योगी आदित्यनाथ ने। कानून व्यवस्था के नाम पर बजा योगी आदित्यनाथ का डंका। किसान ब्राह्मणों की नाराजगी बताने वाले खामोश हो गए हैं। जिस जाट की बात हो रही थी
उस बहुल इलाके में भी बीजेपी को सिर्फ 8 सीटों का नुकसान हुआ है, 42 सीटें बीजेपी जीत के आई है। राहुल के बाद यूपी में प्रियंका गांधी वाड्रा भी फ्लॉप शो साबित हुई है। परिवारवाद की राजनीति पर पूर्ण विराम लग गया है। जिस तरह से पंजाब में बादल्स, यूपी में यादव और गांधी का डिबैकल हुआ है, उससे यह बात स्पष्ट है कि इस देश का युवा अब परिवारवाद को नहीं चाहता। वो मेहनतकश नेताओं को आगे देखना चाहता है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, उनको आगे देखना चाहता है। यह बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के सामने आया है। मेरे साथ बात करने के लिए सुधांशु त्रिवेदी हैं, राशिद अलवी हैं, एमएच खान है, वंदना सिंह है, शांतनु गुप्ता है, जाने माने चुनाव विश्लेषक, और साथ ही साथ मेरे साथ संजय कुमार जुड़ रहे हैं। अभय दुबे जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता। लेकिन मैं सबसे पहले रुक कर सकता हूं कैलाश विजयवर्गीय का। इस समय मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव है। अब की होली होली कैलाश विजयवर्गीय, आप जिस काम के लिए गए थे उसकी तो आवश्यकता ही नहीं पड़ी, बीजेपी ने तो उत्तराखंड के अंदर इतिहास बना दिया। आप भी मुस्कुरा रहे हैं मेरी बात सुनकर। आपको लग रहा था 4-5 का कहीं खेल फंसेगा तो मेरी जरूरत पड़ जाएगी। नहीं, मैं इसलिए नहीं आया था अमित जी। तो नड्डा जी ने सारे राज्यों में एक एक पदाधिकारी को भेजा था कि वहाँ पर मतगणना तक एक पदाधिकारी को वहाँ पर रहना चाहिए। तो उनका प्रशिक्षण, जिला लेवल पर प्रशिक्षण, पोलिंग बूथ लेवल पर प्रशिक्षण हमारा मतगणना के सब कार्यकर्ताओं का हुआ। इसलिए अब आप लोगों ने पता नहीं क्यों ऐसा माहौल बना दिया जैसे मैं इसी काम के लिए आया हूँ। अच्छा तो कैलाश जी, मेरा परिचय आपसे 15-20 सालों का है, 16 सालों का तो है ही टू बी प्रिसाइज। और मैं भी जानता हूं आपको जेपी नड्डा जी ने वहां पर क्यों भेजा था। आप भी जानते हैं कई बार कोई चीज कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम समझ जाते हैं। देखिए संजय कुमार सीएसडीएस के, वो भी मुस्कुरा रहे हैं जब मैं ये बात कर रहा हूं, और शांतनु गुप्ता भी मेरे साथ चुनाव विश्लेषक है, वो भी मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, उत्तराखंड के अंदर बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई लेकिन धामी हार गए अपना चुनाव, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, धामी जी एकदम फ्रेश चेहरे थे, कभी मंत्री रहे नहीं, उनको मुख्यमंत्री की जवाबदारी सौंपी और पार्टी ने कहा कि अब आपके नेतृत्व में यहाँ सरकार बनानी है। उन्होंने बहुत ईमानदारी से पूरे प्रदेश में घूमे वो, और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, बहुत कम गए वो। तो कभी कभी हो जाता है ऐसा, पर दुर्भाग्य है उनका भी और हमारा भी, क्योंकि एक बहुत अच्छे नेता हैं वो। उन्होंने 6 महीने के अंदर जिस प्रकार उत्तराखंड के लगभग 6,900 के मार्जिन से चुनाव हार गए हैं, तो क्या अभी भी वो सीएम की रेस में होंगे, या फिर पार्टी जिस तरह से हिमाचल में प्रेम कुमार धूमल हार गए थे, वो कैंडिडेट थे, सीएम कैंडिडेट थे, लेकिन फिर बदल गया था, क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर आप? देखिए अभिष भाई, इसके ऊपर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई एक व्यक्ति की पार्टी तो ही नहीं। आपने कहा कि परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है, पार्टी तो हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ विधायक दल की बैठक होती है, नेता चुना जाता है, फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड में जाता है, फिर उस नेता के नाम पर मोहर लगती है, तब जाकर उम्मीदवार डिक्लेयर होता है। तो अभी इसके ऊपर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता, किंतु हाँ, उनके नेतृत्व में ही हमने सरकार बनाई है, और उन्होंने जो 6 महीने में जो मेहनत की है और लोगों के दिलों में जो स्थान बनाया है, मैं तो देख के बहुत आश्चर्यचकित रह गया है कि कोई व्यक्ति एक 6 महीने के अंदर पूरे प्रदेश को इस प्रकार रोन दे और लोगों के दिल में अपना स्थान बना ले। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है देख कर। देखिए, दिल में तो स्थान बनाया लेकिन वोटों में स्थान नहीं आ पाया। ऐसा जिसे कहते हैं, बड़ा दिलचस्प है ये इलेक्शन। मेरे साथ इस चर्चा में संजय सिंह भी जुड़े हैं। संजय सिंह, ये इंटरेस्टिंग है कि संजय कुमार, माफ करिए, ये इंटरेस्टिंग है इस बारी के चुनाव के अंदर कि उत्तराखंड के अंदर हरीश रावत चेहरा थे, वो चुनाव हार गए, धामी चेहरा थे, वो चुनाव हार गए। कभी कभी ऐसा होता है, मुझे लगता है कि जब एक पार्टी की लहर सी होती है, और जिस तरह की जीत बीजेपी ने दर्ज की है उत्तराखंड में, तो थोड़ी लहर जैसी ही है जी। तो जब ऐसी लहर होती है तो उस लहर में उड़ जाती हैं चीजें। आप देखिए पंजाब में क्या हुआ, उस लहर में बड़े बड़े नेता हार गए। पर यहां पर तो सीएम भी हार गए, मतलब बीजेपी के ही थे वो तो। बिल्कुल, कब जिस बात का जिक्र विजयवर्गीय जी कर रहे थे कि वो नए नए नेता थे, नए नेता मतलब नए मुख्यमंत्री बने थे, उन्हें लग रहा था कि पार्टी के लिए काम करना है, पार्टी के लिए उन्होंने दमखम लगा के काम किया, और ऐसे में उन्हें लगा शायद मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी जीत जाऊंगा। अपनी कंस्टिट्यूंसी पर उन्होंने पूरा ध्यान नहीं दिया, इस वजह से पार्टी के लिए तो वो काम कर गए लेकिन अपना खेल बिगाड़ गए।
अपना खेल बिगाड़ गए। और ये बड़ा अफसोसजनक है। मुझे ध्यान में आता है कि सीपी जोशी थे, सीएम पद के कैंडिडेट थे राजस्थान के अंदर, 1 वोट से वो अपना चुनाव हार गए थे और फिर सीएम नहीं बन पाए थे। बिल्कुल, लेकिन अमीश इस बात का ध्यान रखना चाहिए, वो 1 वोट से चुनाव हारे, इस बात की चर्चा सैकड़ों बार हुई है। वो इतने पॉपुलर हो गए देश में इस बारे में, 1 वोट से हारने वाले जो सीएम के उम्मीदवार थे जी। लेकिन कई बार कैलाश विजयवर्गीय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी की बम्पर जीत हो रही है 4 राज्यों के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी, राशिद अल्वी भी हैं। राशिद अल्वी, देखिए जनादेश बहुत बड़ा जनादेश आया है। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है 4 राज्यों के अंदर, और एक राज्य जहां पे पंजाब में कांग्रेस पार्टी थी, वहां पर आम आदमी पार्टी को बहुत जबरदस्त जीत मिली है। क्या आपको लगता है कांग्रेस के लिए वाकई चिंतन मंथन का तो दौर बहुत समय से चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत बड़ी है, उस दिक्कत को दूर करना पड़ेगा, नहीं तो परेशानी में कांग्रेस फंस गई है अब? हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। चिंता का विषय है। पंजाब के अंदर हमें यकीन था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन शायद उसके लिए कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार। हमारे आपसी डिफरेंसेस, उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स, जिनकी वजह से हम पंजाब के अंदर हारे, चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन हमने पूरी मेहनत की उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन मुझे बहुत ताज्जुब है, नाकाबिले यकीन है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। क्या जनता चाहती है कि गंगा यमुना के अंदर जो लाशें बहती रहीं उन पे वोट पड़े? क्या जनता चाहती है कि 100-100 किलोमीटर जो लोग कोविड के ज़माने में कांधे पे लोगों को, बच्चों को बिठाकर चले, इस पे वोट पड़े? क्या जनता चाहती है कि डीजल पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से ज़्यादा हो, इस पे वोट पड़े? किस चीज़ पे वोट पड़ा है? बार बार कहा जाता है कि जाट मुसलमान इकट्ठा करने की राजनीति रखा है। राशिद जी, देखिए जब चुनाव हम विश्लेषण कर रहे हैं तो कई बातों का जिक्र करना पड़ेगा। पूरी बात मैं कर लूं? जी, आप अपनी बात को रख लीजिए। 1 मिनट। जी। 1 मिनट। किसी विपक्ष के नेता ने, कांग्रेस की पार्टी हो कि समाजवादी पार्टी हो, किसी कास्ट का नाम नहीं लिया, किसी बिरादरी का नाम नहीं लिया। अगर बिरादरी का नाम लिया तो भारतीय जनता पार्टी ने लिया। अमित शाह जी गए वेस्टर्न यूपी और वहां जाके उन्होंने जाटों की बात की। क्या वोट इस बात पे पड़ेगा कि मैं गर्मी निकाल दूंगा? क्या वोट इस बात पे पड़ेगा कि 80% और 20% के बीच में मुकाबला है? और अगर वोट इसी पे पड़ना है तो मुझे लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा नजर आता है। नहीं, देखिए, मुझे लोकतंत्र का भविष्य अंधकार में नजर आता है। क्या वोट इन मुद्दों पर पड़ेगा? पर देखिए, अगर योगी आदित्यनाथ जीत, नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं तो अंधकार नजर आ सकता है पॉलिटिकली आपको, लेकिन लोकतंत्र अंधकार में कैसे चला गया? पब्लिक ने बुलडोजर पे वोट डाला, पब्लिक ने लॉ एंड ऑर्डर पे वोट डाला, पब्लिक ने जो बिजली आ रही थी उत्तर प्रदेश में उस पे वोट डाला, पब्लिक ने जो डबल इंजन की सरकार थी उस पे वोट डाला। मैं भी ग्राउंड पे घुमा हूं। लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा फैक्टर था, और महिलाएं कहती थी, आदमी कुछ बोले, महिला बोलती थी कि मैं रात को 8 बजे के बाद घर से बाहर निकल सकती हूं। ये बड़ा कारण है, और इसीलिए मेरा वोट योगी को, मेरा वोट मोदी को, मैंने मोदी का नमक खाया है, मैं मोदी के खिलाफ वोट नहीं करूंगी। इस तरह की भाषा वहां बोली जाती थी, वहां कस्में ली जा रही थी नरेंद्र मोदी के नाम की। यह एक बड़ा फैक्टर था। और मैं आपको यह बता रहा हूं कि जो जाटों, जो किसानों का आंदोलन था, वहां पर जाट बहुल इलाकों में बीजेपी जीत के आई है। हमारे पास पूरे नंबर्स है, 42 सीटों पे बीजेपी जीती है, माफ करिए 42 सीटों पे जीती है। 8 सीटों का सिर्फ नुकसान हुआ है। नुकसान भी कोई बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, 325 से 272-73 पे बीजेपी आई है। तो आप सोच सकते हैं कितना नुकसान है। सुधांशु त्रिवेदी, क्या वोट 80 बनाम 20 पर, क्या वोट हिंदू मुसलमान पर मिला है? लोकतंत्र के लिए यह अंधकार है, कांग्रेस को नजर आ रहा है। लेकिन प्रियंका वाड्रा ने तो मेहनत भी खूब करी थी। देखिए राशिद अल्वी जी इतने वरिष्ठ और परिपक्व नेता हैं, पता नहीं वो ये कैसे बोल गए। उन्होंने कहा कि कभी कांग्रेस ने किसी जात बिरादरी का नाम नहीं लिया। पूरे चुनाव में पंजाब में दलित मुख्यमंत्री इतना बार आप लोगों ने चीख चीख कर कहा, और वह सिख समाज जिसमें कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, जिसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता, गुरु नानक देव से लेके गुरु गोविंद सिंह तक की सारी शिक्षाओं का मजाक उड़ा दिया आपने, और आप कह रहे हैं जात का नाम नहीं लिया।
अब ये कांग्रेस वही पार्टी जिनके प्रधानमंत्री एलानिया बोल चुके थे कि मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। फिर चाहे कमलनाथ का वीडियो आया हो, चाहे राहुल गांधी जी का वीडियो आया हो। अब ये बताइए, आपने कहा नाम नहीं लिया, सलमान खुर्शीद जी ने हिंदू बोको हराम शब्द प्रयोग किया कि नहीं किया? तो ये सब तो आपका किया धरा था। हमने क्या किया? हमने बगैर किसी भेदभाव से, देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, जानते हैं कहां पे अंधकार नजर आ रहा है अमित जी? 2019 का जो चुनाव था, इसमें जो फर्स्ट टाइम वोटर था वो कौन था? जिसने पहली बार 18 साल की उम्र पार की थी, ये वो पीढ़ी थी जिसने अपना होश संभाला 21वीं सदी में, जिसे हम मिलेनियम जनरेशन कहते हैं। इस 22 के यूपी के चुनाव में कौन सा वो फर्स्ट टाइम वोटर था जिसने होश संभाला या आंखें खोली 21वीं सदी में? अब उसके लिए आप किसी एक जाति, एक मजहब की बात करना, किसी को एक जाति मजहब को लुभाना, दूसरे जाति और मजहब को डराना, उससे अलग हट गया। हम लोगों ने 21वीं सदी में तय किया कि समाज की सबसे पिछड़ी सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति को, मोदी जी ने पहले दिन से किया था, जिसे हम अंत्योदय कहते थे, फिर चाहे उसको मकान दिलवाना हो, शौचालय दिलवाना हो, गैस दिलवाना हो, अनाज दिलवाना हो, वैक्सीन दिलवाना हो, और फिर चाहे उसको आयुष्मान भारत की तरह दवाई दिलवानी हो, सबको बगैर किसी भेदभाव के दिया। और उस कारण से यह अपार जन समर्थन आया है। ये एक नए भारत का उदय है। तो जिनकी आंखों में वो पुरानी राजनीति की रतौंधी है, उन्हें अंधकार नजर आ रहा है। मेरा निवेदन है कि कम कम शब्दों में बात रखें, क्योंकि इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताने बड़े जरूरी हैं इस चुनाव के अंदर। इस चुनाव में इतिहास बना। इतिहास ये भी बना कि नोएडा, जो कि पश्चिमी यूपी की सीट है, वहां पे पंकज सिंह जो है वो अपनी सीट को रिकॉर्ड मार्जिन 1,80,000 से जीते। वो रिकॉर्ड आज ही बना और आज ही टूट भी गया। साहिबाबाद के बीजेपी कैंडिडेट ने उस रिकॉर्ड को 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीतकर उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। यानी कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। दूसरी तरफ सिराथू जो विधानसभा है, जहां पर केशव मौर्य लड़ रहे हैं, वो सीट कांटे की टक्कर में शामिल है और उसकी काउंटिंग अभी भी जारी है। वहां रिकाउंटिंग हो सकती है। वो बड़ी कांटे की टक्कर की, वहां पे 500-600 वोटों से ऊपर नीचे का पूरा मामला है। सिराथू एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है। लेकिन प्रियंका वाड्रा, राशिद अलवी जी आप बड़े वरिष्ठ हैं, प्रियंका वाड्रा ने खूब मेहनत करने का प्रयास किया और कांग्रेस कह रही थी कि प्रियंका आई हैं यूपी में, कांग्रेस में उजाला लाई है। और कांग्रेस कस्में खा रही थी कि इस बार 50 से कम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं आएगी। लेकिन 50 छोड़िए, पिछली बार 7 थी, वो भी नहीं रिटेन कर पाई। कांग्रेस इस समय 1 और 2 की लड़ाई लड़ रही है। क्या आपको लगता नहीं है प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए भी बड़ा सेटबैक है? पहले राहुल गांधी को अमेठी में स्मृति ईरानी ने हराया और अब प्रियंका वाड्रा। देखिए, प्रियंका गांधी न तो उत्तर प्रदेश की अकेले नेता हैं, प्रियंका गांधी देश की नेता हैं और उत्तर प्रदेश की इंचार्ज है। आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का कौन इंचार्ज महामंत्री है? उसका तो नाम भी नहीं लिया जाता। दूसरी स्टेट का बीजेपी का कौन महामंत्री है? कोई नाम नहीं लेता। प्रियंका गांधी महामंत्री इंचार्ज हैं। ये चुनाव प्रियंका गांधी वर्सेस योगी नहीं था। प्रियंका मदद कर रही थी। हमारा संगठन यूपी में कमजोर है और संगठन मैं पहले मान रहा हूं, यूपी के अंदर हमें बहुत उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। प्रियंका गांधी की मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं थी। प्रियंका गांधी मदद किसकी कर रही थी? यूपी को तो उन्होंने अपनी प्रयोगशाला बनाया था। यूपी में वो लगातार मेहनत कर रही थी। वो पहले यूपी गई तो अमेठी में राहुल गांधी जी निपट गए। उसके बाद वो उत्तर प्रदेश में आई और पूरी कमान उन्होंने संभाली। तो रायबरेली और अमेठी में इस बारी एको सीट नहीं आई। आप कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा मैं मान रहा हूं वो उम्मीदवार नहीं थी। प्रियंका जी देश की बड़ी नेता है, लेकिन उत्तर प्रदेश भी बड़ा प्रदेश है और देश का ही प्रदेश है। प्रियंका गांधी वाड्रा अगर महासचिव थी और प्रभारी थी तो जिम्मेदारी प्रियंका वाड्रा की कितनी बनती है? अमित शाह प्रभारी थे 2014 में, तो अमित शाह ने 72 सीटें जितवा के दी। जेपी नड्डा प्रभारी थे 2019 में, उन्होंने 64 सीटें जितवा के दी। तो जिम्मेदारी तो तय होती है ना। प्रियंका वाड्रा मैदान में उतरी और खाली हाथ झोली। सवाल यह है। देखिए प्रियंका गांधी सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं गई, वो पंजाब भी गई, वो उत्तराखंड भी गई, वो दूसरी स्टेट के अंदर भी गई। ये चुनाव कोई प्रियंका गांधी वर्सेस नहीं था। ये तो उत्तर प्रदेश का जो कांग्रेस पार्टी का संगठन है वर्सेस योगी था। और उत्तर प्रदेश में हम कमजोर हैं। उत्तर प्रदेश में हम कमजोर हैं। सुधांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हमारा संगठन कमजोर है जी। कांग्रेस के कुछ नेता, उनके ट्वीट आए हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को सिरे से सोचना पड़ेगा। ओके, सुधांशु जी, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट।
एक ही पंक्ति में कहना चाहूंगा, अमित जी याद करिए जब ये कहा था प्रियंका गांधी जी ने कि 40% हम महिलाओं को देंगे उत्तर प्रदेश में, तो हम लोग कहते थे पंजाब में और उत्तराखंड में क्यों नहीं देंगे, तो कहते थे वो यूपी के हैं, यूपी की बात करिए, वहां की बात ना करिए। और अब देखिए कितनी सुविधा की राजनीति हो जाती है कि राशिद अल्वी जी अचानक कह रहे हैं वो तो उत्तराखंड भी गई, पंजाब भी गई, वहां भी गई, और कहीं पर भी वो कह रहे राष्ट्रीय स्तर की नेता है, बड़ी नेता है प्रियंका जी, बात नहीं की केवल यहाँ के लिए, यूपी उनके लिए दूर की कौड़ी है, वो बड़ी नेता है, राष्ट्रीय स्तर दिखाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं जब राष्ट्रीय स्तर का नेता प्रदेश में आकर दोहरा चरित्र दिखाता है कि उस राज्य में जहां फटक चंद गिरधारी ना लुटिया ना थारी है, वहां पे आप सोचेंगे कि खाली थाली दिखाकर बहनों की ताली लपेट बटोर लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला था। इसीलिए आपकी जवाबदेही विश्वसनीयता के ऊपर इतना बड़ा संकट आया। बड़ी स्टोरी बता रहा हूं, शरद राव पवार ने बोला कांग्रेस को अब सोचना पड़ेगा, और सोर्सेज के हवाले से यह कहा जा रहा है कि हिंदुत्व वाला बयान जो राहुल गांधी का था उसने लुटिया डुबोई है पूरी तरह से उत्तराखंड में और यूपी के अंदर। क्विक टेक आपका इस पे संजय कुमार जी, क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी अभी भी एनालाइज नहीं कर रही, अभी भी रियलाइज नहीं कर रही? बिल्कुल अमीश, मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस गंभीरता से सोच रही है, लेकिन जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, एक स्टेटमेंट से इतनी बड़ी हार हो जाएगी पार्टी की, ऐसा नहीं मैं मानता। पार्टी का तो कोई जनाधार था ही नहीं यूपी में तो उनके चुनाव जीतने की कोई संभावना नहीं थी। उत्तराखंड में अब मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज के लिए बढ़ चढ़कर लोगों ने वोट किया। राज्य सरकार से भले ही बहुत अपेक्षाएं नहीं थी उनकी, राज्य सरकार से संतुष्टि बहुत ज्यादा दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के काम पे वोट पड़ा है, प्रधानमंत्री मोदी की जो पॉपुलैरिटी है उस पर वोट पड़ा है। और कांग्रेस का जो हालत थी उत्तराखंड में, आपस में ही कुछ मतलब घमासान तो कहना थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, लेकिन आपस में ही तालमेल नहीं था। उन्होंने एक चीफ मिनिस्टर, क्या डू यू एग्री विद दिस पॉइंट? मैं शांतनु और आप दोनों से पूछ रहा हूं 30 सेकंड के अंदर। पहले संजय जी, आप, प्रियंका गांधी बड़ी नेता है, देश की नेता है, तो उत्तर प्रदेश की उनकी जिम्मेदारी नहीं, पर महासचिव है और वहां की प्रभारी भी है। बट मुझे लगता है मुझे एक सुधार करने की जरूरत है। वो देश की बड़ी नेता है कांग्रेस पार्टी की, देश की बड़ी नेता नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता, कांग्रेस की बड़ी नेता है। जी, कांग्रेस की बड़ी नेता। शांतनु, आज तक ना तो विधायक का चुनाव लड़ी है, ना वो सांसदी का चुनाव लड़ी है। एक डिबेट में किसी प्रवक्ता ने पूछा उनसे कि क्या वो चुनाव लड़ेंगी, तो उन्होंने कहा अरे ये तो बहुत छोटा चुनाव है, वो तो देश की नेता। अगर आप एमएलए का चुनाव जो योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं, जो 5 बार के सांसद रहे हैं, तो वो लड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी लड़े, अमित शाह लड़े। अभी तक ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी जस्ट फ्लर्टिंग विद पॉलिटिक्स, कि थोड़ा जाएंगे, थोड़ा चुनाव लड़ेंगे, फिर वापस दिल्ली के घर आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ऐसे जब अमित शाह, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जैसी फुल टाइम पॉलिटिक्स है, तो आप ऐसा फ्लर्ट नहीं कर सकते पॉलिटिक्स। स्मृति ईरानी मेरे साथ केंद्रीय मंत्री हैं, अमेठी से सांसद भी हैं। स्मृति ईरानी जी, इतिहास में जो नहीं हुआ 3 दशक बाद वो हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में सरकार रिपीट करने जा रही है। यानी बीजेपी की सरकार रिपीट हो रही है, और उत्तराखंड में भी ऐसा ही हो रहा है, जहां पर अभी तक कोई सरकारें रिपीट नहीं हुई थी। क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसके पीछे? अमीश जी, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बन रही है। ये विश्वास है जनता का विकास के कार्यों पर, जो परिणाम की दृष्टि से झलक रहा है। एक संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते आज मैं आनंदित हूं कि नरेंद्र भाई ने विशेष उत्तर प्रदेश की जनता से आह्वान किया था कि आप वोट बैंक की राजनीति को तिरस्कार करें, आप परिवारवाद का तिरस्कार करें, और मात्र विकास के मुद्दों पर अपना वोट दें। जनता ने नरेंद्र मोदी जी के उस निवेदन को सराखों लिया, सराहा, उसको स्वीकार किया और अपना वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया। आज मैं कृतज्ञता का भाव उनके चरणों में अर्पित करती हूं और अपने संगठन को विशिष्ट अभिनंदन देती हूं। जी, बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ अपनी सीट को 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत गए हैं। गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे थे, और गोरखपुर में लगभग सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। बड़ी जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन स्मृति ईरानी जी, उत्तराखंड के अंदर भी सरकार आपकी रिपीट होती हुई दिख रही है, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी अपना चुनाव वहां हार गए हैं 7000 वोटों से। क्या आपको लगता है कि मोदी तो पसंद थे, लेकिन स्टेट लीडरशिप पसंद नहीं थी उत्तराखंड में? मुझे लगता है कि परिणाम पार्टी के पक्ष में होता है, और अगर आज कोई व्यक्ति विशेष हारा भी है तो निश्चित रूप से उस हार को जीत में अगली बार में कैसे तब्दील करेंगे, ये सहयोग, ये सहायता अथवा ये कार्य संगठन के कार्यकर्ता निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन अंतोगत्वा जो भी उम्मीदवार खड़ा होता है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की अपेक्षा से अपने चुनावी क्षेत्र से लड़ता है।
तो आज एक संगठक के नाते, एक कार्यकर्ता के नाते हमें इस बात का संतोष है कि अमित जी उत्तराखंड के बारे में तो राजनीतिक विशेषज्ञ ये अटकलें लगा रहे थे कि हम या तो 50-50 है या रेस में ही नहीं है। तो आज कम से कम ये रेस जीतते हुए देख रहे हैं हम लोग, और इस जीत में भारतीय जनता पार्टी के संगठन और कार्यकर्ता की एक अहम भूमिका रही, जिसके लिए वो अभिनंदन के पात्र हैं। जी, प्रियंका गांधी वाड्रा भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत मुखर थी और लगातार वो कार्यक्रम कर रही थी। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया गया, लेकिन लगता है उसका बड़ा फायदा नहीं हुआ। एक इतिहास आपने बनाया था अमेठी में जब आपने राहुल गांधी को हराया था। योगी आदित्यनाथ इतिहास बना रहे हैं रिपीट होकर, लेकिन एक इतिहास प्रियंका जी ने भी बना दिया है। वो इतिहास है कि किस तरह से 7 सीटों से भी कम अब कांग्रेस की हो गई है, 3 सीटों पर कांग्रेस जीतती हुई दिख रही है। मैं यही कह रही हूँ सुबह से कि लोगों ने कहा था कि श्रीमती वाड्रा पार्टी में प्राण फूकेंगी, लेकिन पार्टी फूक कर जा रही हैं। लेकिन हाँ, ये विषय जो परिवार उनकी पार्टी के लिए क्षमता बना है या बोझ बना है, इस पर विश्लेषण तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को ही करना चाहिए। जहाँ तक हमारे संगठन या हमारे कार्यकर्ताओं की बात है, तो मेरा ये मानना है कि हमारे संगठन ने सतत अपने कार्यकर्ता में इस संस्कार का निर्माण किया है कि हम अपने लिए नहीं, अपनों के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक उत्थान के लिए लड़ते हैं, अपना कार्य करते हैं। अगर राष्ट्रीय परिदृश्य में देखें तो कांग्रेस मणिपुर में भी बहुत बुरी हालत में है, सिंगल डिजिट में है। गोवा जहां पर कांग्रेस लड़ाई में मानी जा रही थी, वहां पर भी कांग्रेस की स्थिति खराब है। उत्तराखंड में हम देख ही रहे हैं कांग्रेस 19-20 में स्ट्रगल कर रही है। उत्तर प्रदेश में 3-2-1 कहां कांग्रेस सेटल होगी पता नहीं है। पंजाब के अंदर उनकी एक सरकार थी जो आम आदमी पार्टी ने उनसे पॉलिटिकली ले ली है। क्या आपको लगता है कि देश की राजनीति बदलेगी? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भी आज एक भाषण दिया, उसने बोला है कि अब आपको वो सरकार चाहिए जो आपका भविष्य तय करे। उन्होंने एक तरह से एक नेशनल इमेज अपनी सेट करने की कोशिश करी है आज के अपने भाषण में, जीत के बाद। मुझे लगता है कि जब आप नेशनल इमेज की बात करते हैं अमीश जी, तो वो किस इमेज के अभिलाषी हैं? आप दिल्ली की बात ले लें तो दिल्ली में जो दंगे हुए उसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेतृत्व लिप्त थे, इसका प्रमाण तो सार्वजनिक है। दिल्ली में जो उनकी शराब नीति है, उन्होंने कितने परिवारों को बर्बाद किया है, इसका प्रमाण आपके चैनल पे और सामाजिक स्तर पर राष्ट्र के सम्मुख उपलब्ध है। और जहां तक पंजाब में उनकी राजनीति है, उनके अपने कार्यकर्ताओं ने, उनके अपने नेताओं ने, साथियों ने ही कहा कि किस प्रकार से अलगाववादी तत्वों का उन्होंने सहारा लिया ताकि वो सत्ता हथिया सके। जहाँ तक कि पंजाब की बात है, मेरी पार्टी ने गठबंधन की मर्यादा में वर्षों वर्ष काम किया, अब उस मर्यादा से मुक्त होकर पहला कदम उठाया है। निश्चित रूप से अगले विधानसभा चुनाव में मेरी पार्टी जीतकर सरकार पंजाब में बनाएगी, ये मेरा विश्वास है। जी, स्मृति ईरानी, अगर हम अंडरलाइन की बात करें, खासतौर पर कांग्रेस की जो सिचुएशन देखने को मिल रही है बीते कुछ वर्षों के अंदर, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस अब प्रमुख विपक्ष नहीं है इस देश का और रीजनल छत्र विपक्ष हैं, जैसे ममता विपक्ष है बंगाल के अंदर, सपा विपक्ष है खास तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर, और ऐसे ही देश भर में है, टीआरएस विपक्ष है तेलंगाना के अंदर? मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि पंजाब के परिणाम हो या उत्तर प्रदेश के परिणाम हो, जब आप कांग्रेस के दृष्टिकोण से परिचर्चा में मुझे सम्मिलित करने के लिए इच्छा अपनी व्यक्त करते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि ये कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि गांधी परिवार का वो बोझ कब तक उठाना चाहते हैं अथवा कब अपने आप को उस बोझ से मुक्त करेंगे। ये विषय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का नहीं है। नहीं, पर क्या अब कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल के रूप में भी आपको लगता है कि बहुत पीछे हो गई है? ये सवाल है मेरा, जहां पे रीजनल छत्र विपक्ष है। अब वो तो 2014 में ही हो चुकी थी, अब वो तो 2014 में ही हो गए थे। जी स्मृति ईरानी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा, क्योंकि अब यहां से जो चुनाव है वो अब ये चुनाव खत्म हो रहे हैं और गुजरात का चुनाव होगा इस साल के अंत के अंदर। क्या आपको लगता है जिस तरह से आम आदमी पार्टी अब अग्रेसिव होकर काम करने की कोशिश कर रही है और गुजरात की भी चर्चा कर रही है, उसको आप कैसे देखती हैं? मैं उसे इसी दृष्टिकोण से देखती हूँ कि आम आदमी पार्टी ने कई जगह पर अपनी किस्मत को आजमाया है। गोवा में भी आजमाया, वहाँ पर शिकस्त हुई। उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी आजमाया, वहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में मात्र पार्टी को नहीं आजमाया, नेतृत्व को भी आजमा लिया।
बनारस से तो लड़े थे अरविंद केजरीवाल और हारे भी। नहीं, तो इस मुझे बार लगता है कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में तो इस बार भी उन्होंने अलायंस करने की कोशिश करी करेगी पुनः अखिलेश यादव के साथ। उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने मुंह की खाई। मुझे याद है कि जब मैं अमेठी में पहला चुनाव लड़ी थी तब तो जमानत जब्त हो गई थी आम आदमी पार्टी की। आज भी आप जब गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में पुनः, और मैं आज डंके की चोट पे कर रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, झाड़ू वहां से साफ होगा। अनुराग जी, आप ने एक इंटरव्यू किया था हमारे साथ और उसमें आपने बोला था कि ये वही सपा है वही हवा है, और अखिलेश बोलेंगे 10 तारीख की ईवीएम बेवफा है। मेरा आपसे मूल सवाल ये है कि ईवीएम को लेकर पिछले 2 दिनों से बहुत नाटक हुआ और अब चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं, लेकिन एक तरफ ये दिखाई दे रहा है कि सिर्फ कांग्रेस तो सीमित हो रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी का जबरदस्त उत्थान हुआ है पंजाब के अंदर। बतौर केंद्रीय मंत्री, बतौर राष्ट्रीय नेता, आप इसको कैसे लेते हैं? पहली बात तो मैं कहूंगा, जब मैंने आपका इंटरव्यू उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया भी था तब मैंने बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा था कि अखिलेश जी जनता को थोड़ा भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, नारा दे रहे हैं कि नई हवा है, नई सपा है, और तब उत्तर प्रदेश की जनता ने ही जवाब दिया कि वही हवा है, वही सपा है, जनता इनसे खफा है, अब किया इनको दफा है। अखिलेश जी कह रहे हैं ईवीएम बहुत बेवफा है। ये सब तब है भाई जब वो अपने साथी उन मित्रों को नहीं छोड़ पाए जो अखिलेश जी की छवि है। आप याद करिए, मैं बार बार चुनाव प्रचार में कहता था अखिलेश जी के 4 यार, आतंकी, गुंडा, माफिया और भ्रष्टाचार, और ये चारों अंत तक उनके साथ रहे, यही साथ रहे, जनता ने साथ छोड़ दिया है। जी, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आम आदमी पार्टी जो है उसका एक बहुत बड़ा उत्थान हो रहा है पंजाब के अंदर, वहां पर वो कांग्रेस को रिप्लेस कर रही है सरकार के अंदर। हालांकि क्योंकि आप हिमाचल से आते हैं, बीजेपी के लिए बहुत बड़ा गेन या लॉस नहीं है वहां पर। अकाली जो आपके पुराने सहयोगी थे उनकी बहुत बुरी कंडीशन हो गई है। बादल स्ट्रगल कर रहे हैं विधानसभा जाने के लिए। आम आदमी पार्टी की जो बड़ी जीत हुई है उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने आज कहा है कि अब देश की बारी है। मैं स्पष्ट करूंगा, पहले तो ये कह दूं कि आम आदमी पार्टी को बधाई, लेकिन ये भी कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी लड़ रही थी, कहां खड़ी है जी? अमित जी, आपने उसकी चर्चा तो की नहीं, क्या खाता भी खोल पाई है? गोवा में चुनाव लड़ रही थी, उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही थी, कहां आम आदमी पार्टी है? अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़े थे प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ, कहां खड़े थे? जमानत तक नहीं जब बचा पाए थे। ये देखिए, ये कुछ बातें गिने चुने आंकड़े रखने से काम नहीं चलेगा। पंजाब में मैं यही कहूँगा, बॉर्डर राज्य है, हमारे लिए सदा हिंदू सिख एकता प्राथमिकता थी। पंजाब और देश की सुरक्षा सबसे ज़्यादा थी। पंजाब की समृद्धता और संपन्नता, खुशहाली हमारे लिए प्राथमिकता थी। गठबंधन धर्म हमारे लिए प्राथमिकता थी, और जो 40 वर्षों तक हमने गठबंधन धर्म निभाया, हमारे साथी हमें छोड़कर चले गए, लेकिन हम फिर भी वहीं पर खड़े रहे, चुनाव लड़ा। लेकिन आज कहना चाहता हूं, 22 में कह रहा हूं अमित जी, 27 में पंजाब में भी कमल ही खिलेगा। जी, 22 में कह रहे हो, 27 में पंजाब में भी कमल ही खिलेगा। एक महत्वपूर्ण सवाल ये, उत्तराखंड के अंदर एक बड़ी जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन आपके सीएम वहां पे चुनाव हार गए हैं करीब 7,000 मतों से। कैसे देखते हैं आप इसको? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जनता ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता का अवसर दिया है, सेवा का अवसर दिया है, और उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में फिर विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेगी, जाति धर्म से उठकर सम्मान भी बढ़ाएगी, और सबसे पहले गरीब कल्याण के काम ही करके दिखाएगी। उत्तराखंड का चहुमुखी विकास एक बार फिर ज्यादा रफ्तार से करके दिखाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ठाकुर, आपने न्यूज़ 18 को अपना वक्त दिया, अपनी बात को रखा। आप इस समय, आप क्योंकि उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी थे, आपको बहुत बहुत बधाई भी। जिस तरह की बड़ी जीत हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, आप फाइनल नंबर क्या देखते हैं? क्योंकि 264, 265 अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन फाइनल नंबर आपको क्या लगता है, क्या होगा बीजेपी का? अब तो आपको ही नंबर दिखाना है क्या होगा बीजेपी का, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, चौका बीजेपी ने लगा दिया है 4 राज्य जीतकर, और 2024 में
300 पार करने का रिकॉर्ड एक बार फिर बनाएगी मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री कह रहे थे चौका लगा दिया भारतीय जनता पार्टी ने और बीजेपी की बम्पर जीत हुई है 4 राज्यों के अंदर, यानी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में जबरदस्त जीत हुई है और गोवा और मणिपुर में भी बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। अमीश बोल रहा हूं, कैसन बा? अरे रे जय हो अमीश बाबा की जय हो अमीश बाबा की जय हो अमीश बाबा की। कैसे हो रवि भाई? यही सपा पूछी थी अमीश भैया तो हम बोल बहुत अच्छा ऐतिहासिक मोदी जी के शीर्ष नेतृत्व में उनकी रणनीति, भारतीय जनता पार्टी की पूज्य योगी महाराज जी की ईमानदारी, कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश की जनता ने स्वयं को बचा लिया खाई में गिरने से। जात पात की राजनीति को किक आउट कर दिया, जात पात की राजनीति ध्वस्त हो गई 70 साल बाद। ये एक बहुत बड़ा इतिहास हुआ। अब उत्तर प्रदेश बनेगा जिसको लोग कहते थे ना ब्राह्मण अलग बाड़न हो, किसान ना वोट दी हन, जाट समाज वोट ना दे, अब उसका रिजल्ट आप देखिए। अरे सारे बंधन तोड़ दिए, उत्तर प्रदेश के सारे बंधन तोड़ दिए। जिस पश्चिम यूपी की बात करी थी जहां से किसान आंदोलन कह रहे थे खड़ा हुआ, वहां बीजेपी को सिर्फ 8 सीटों का नुकसान है, 42 सीटों पर बीजेपी है। सत्य यह है जहां कहा जा रहा था कि बीजेपी को ब्राह्मण वोट नहीं डालेगा, ब्राह्मण सीटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त जीत हासिल कर रही है। 47 में से 33 सीटें हासिल कर रही है। जबरदस्त प्रदर्शन है भारतीय जनता पार्टी का। वही अमीश भाई, यही बात, ये सामने सारा सत्य आपके टीवी चैनल पर दिख रहा है, फ्लैश हो रहा है। यही बातें जब आप बोलते थे तो आपको आपको गोदी मीडिया, मोदी मीडिया क्या क्या कहते थे। आज ये लोग जवाब दें कि आज ये चारों उत्तराखंड जितना रुझान आ रहा है, देश की जनता क्या चाह रही है? देश की जनता चाह रही है राष्ट्र पार्टी, देश की जनता चाह रही है कि निस्वार्थ त्यागी चाहिए, मोदी जी जैसा, योगी जी जैसा मेरे भारत को संभाल कर रखे, मेरे इतने बड़े भारत को बचा के रखे, उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए एक निस्वार्थ सन्यासी। और यहां पर एक स्वार्थी परिवारवाद, जिन्नावादी, आतंकवादी, जात पात की राजनीति, बाहुबली माफियाओं वाली राजनीति की सोच नाश हो गया। अच्छा एक बात बताओ, रवि भाई एक बात बताओ, आपने तो बड़ा गाना बनाया यूपी में काबा और उस पर आपको लोगों ने बहुत ट्रोल करा, सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने आपके ऊपर आप इस गाने के इर्द गिर्द ही गाना बना दिया। आज क्या कहना चाहते हैं, आज क्या सुनाना चाहते हैं? आप तो महादेव के भक्त भी हो। सपा बोले कि यूपी में, हाँ सब हमको बोले यूपी में काबा से पूछे, और पूछे भी तो हमसे अमीश भाई, गलत आदमी से पूछे तो हम बोले कि जे कबो न रहल अब्बा, यूपी में सब बा। और हम सच बोले थे, वीडियो बना दिए थे उसका, काम का, विकास का। यूपी में सब बा, बिजली रेल बा, अनाज ठेल बा, जेल में मुख्तार बा, कोरोना गईल हार बा, न साइकिल ना हाथी ना हाथ बा, न साइकिल ना हाथी ना हाथ बा। बेर भैया हो यूपी में योगी आदित्यनाथ बा। तब पूरा जनता के सामने कहे, पूरा वायरल हो गई हर चुनाव में जहां सभा करते थे कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। और मई जून के गर्मी में जो शिमला नियन बर्फ जमा दे उसको योगी आदित्यनाथ कहते हैं। और अमीश भाई आपको बता दें, अभी ब्रेकिंग न्यूज ये आई है, बाबा का बुलडोजर जो गया था सर्विसिंग पे, ऑयलिंग होके 3:45 साढ़े 4 बजे तक उनके घर भी पहुंच जाएगा। अच्छा किसके घर बुलडोजर पहुंचा रहे हो? देखिए अब तो कहा जा रहा था कि बाबा बुलडोजर नाम दे दिया, और जब मैंने योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा तो बहुत मुस्कुराए, कहते हैं चलिए अच्छा ही है, मेरे को सही नाम से बुलाते हैं। अब तो बुलडोजर कहां पहुंच रहा है? मतलब इन्होंने ने क्या क्या नाम दिया था, ये लोगों ने देखिए भव्य भगवान राम मंदिर के ऊपर भी भ्रष्टाचार, इन लोगों ने कि वहां पे करप्शन। इन लोगों की राजनीति इतनी ओछी, इतनी नीचे गिरती जा रही थी कि जनता दुखी हो गई। चिलमवादी और क्या क्या शब्दों का प्रयोग हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए, और ये जनता को बड़ा दुखद हुआ कि उन लोग देख रहे हैं एक 500 रुपया का कपड़ा पहन के योगी महाराज जी घूम रहे हैं, और ये सब रईस जादे खाली चुनाव में दिखते हैं, नहीं तो विदेश में दिखते हैं। कल सब लोग लंदन चले जाएंगे सुबह में।
फिर चुनाव में आएंगे। अरे अगले 5 साल लखनऊ बाद। की विधानसभा और की यहाँ तस्वीरें आ रही है। भारतीय जनता अरे बम बम हो रहा है, रवि किशन जी, बम बम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बुलडोजर लेके पहुंच गए लखनऊ में। बुलडोजर लेके बीजेपी के कार्यकर्ता होली खेल रहे हैं सड़क पर। आपने भी खूब होली खेली यही है। होगा, देखो यही सत्य है। हम भी खेले हैं। और ये आपके चैनल को बता दें, न्यूज 18 के, कि पूरा मोतीचूर का लड्डू है, अभी खत्म हो रहा है। नीचे पूरा टोला तैयार है मेरा। अब ये टोले के साथ सड़कों पे निकलेंगे। आज पूरा गोरखपुर गुलाल से रंगा रहेगा। आज यहाँ पे सदर के मेरे मुख्यमंत्री बन रहे हैं, मेरे विधायक जी के रूप में अब मुख्यमंत्री बन रहे हैं। गोरखपुर की 9 सीटें जीत रहे हैं, जो हम लोग 8 जीतते थे। 9 की 9 अमीश भाई। गोरखपुर 1952 में चिल्लू पार। हाँ, गोरखपुर जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। गोरखपुर नहीं भाई, अब तो लखनऊ जीत रही है। महंत योगी आदित्यनाथ ने इतिहास रच दिया है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब ये दूर की कौड़ी नहीं है। महंत योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री, ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, नंबर से वापसी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत हासिल करी है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी फैक्टर अभी भी चुनावों में है। 2014 के बाद मैं बार बार कहता हूं, चुनाव बदल गया है। ये लुटियंस गैंग समझता नहीं है। रवि किशन, बहुत सही बात कही अमीश भाई। आप ही को लोग ट्रोल कर देते थे, आज सब लोग चुप हो गए होंगे। लेकिन आप कितना सटीक सोचते थे, क्योंकि आप देश के लिए सोचते हैं, क्योंकि आपको पता है कि क्या चाहिए। उत्तर प्रदेश अगर आज गलती कर देता तो खाई में गिर जाता है। वही बाहुबली, माफिया, गुंडे सब निकल जाते आज रात को सड़कों पे। कल से बहन बेटियों की इज्जत के लिए खतरा हो जाता। सब लोग भागने लगते, यहां से पलायन शुरू हो जाता, सबकी जमीनों पे कब्जा हो जाता। वो बच गया। महादेव की कृपा उत्तर रही। प्रदेश ने स्वयं का भविष्य चुना है। जी पूज्य महाराज जी जैसे सन्यासी को, एक निस्वार्थ त्यागी को कौन अमीश भाई यार एक बात बताइए, अपने पिता की अग्नि को चिता नहीं देके उत्तर प्रदेश में कोरोना काल के फर्स्ट फेज में यहां पे रहना, क्योंकि अगर चिता को अग्नि देते 13 दिन फिर वो निकल नहीं पाते, रिचुअल में फंस जाते। उन्होंने उत्तर प्रदेश के परिवार 25 करोड़ की जनता को चुना, अपने पिता की चिता को, अर्थी को आग नहीं दिया। ये कौन भूलेगा। आज हम उस टाइम बोलते थे, लोग बोलते थे सब ड्रामा था, वो जनता को याद था, उनके दिल में था। आज जब मकान मिलता है गरीबों को प्रधानमंत्री द्वारा, आज शौचालय मिलता है, 5 लाख रुपया इलाज के लिए मिलता है। मेरे कार्यालय से जहां मैं अभी बैठा हूं, 8-9 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी द्वारा और मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया है, जो जनता के इलाज के लिए गया है 2.5 साल के मेरे काम के इस फेज में सांसद के रूप में। अब इसका कोई जवाब है किसी के? 35 किलो अनाज, जब किसी के पास ये कोविड में रोजगार नहीं था, भारतीय जनता पार्टी 18 महीने से मुफ्त में अनाज दे रही है। 80 करोड़ जनता को, मोदी जी को धन्यवाद। 15 करोड़ जनता गरीब को उत्तर प्रदेश में मिला, महाराज जी को रवि भाई देखो, आज आज इतना बड़ा दिन है। बाबा वापस आ रहे हैं, बाबा बुलडोजर योगी आदित्यनाथ वापस आ रहे हैं। बीजेपी की लहर चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड में चल रही है, मणिपुर, गोवा में बीजेपी आ रही है। नरेंद्र मोदी का जादू तिलिस्म बरकरार है और जबरदस्त तरीके से चल रहा है। कुछ सुनाना तो पड़ेगा। 22 के खाइश छोड़ दो बबुआ, क्योंकि आज गोरखपुर, आज पूरा उत्तर प्रदेश होली आज मना रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने 14 तारीख को कहा था कि 10 दिन पहले उत्तर प्रदेश होली मनाएगा, और उनकी बात क्यों अंतर्यामी है, एक एक बात सत्य निकलती है। प्रधानमंत्री जी ने बोला था 10 दिन पहले उत्तर प्रदेश होली मनाएगा, हम लोग आज होली मना रहे हैं। तो 22 के खाइश छोड़ दो बबुआ, अरे अखिलेश बाबू ढूंढा दोसर काम, जनता के मन भाई गइल बा, अरे योगी जी के काम काहे की भैया हो। दिल्ली में मोदी जी, यूपी में बाबा हो, यूपी में बाबा, दिल्ली में मोदी जी, यूपी में बाबा। अकल के आनहर पूछे यूपी में काबा, बोला रामचंद्र की जय, बोला रामचंद्र की जय। बाबा के कारज ने बा, हिंदू मुस्लिम एक बा। मुस्लिम महिलाओं ने भी वोट दिया अमीश भाई, महिलाओं ने, नारी शक्ति ने, जो आप देख रहे हैं ये जो सीटें पड़ी हैं, जो वोट परसेंटेज हुआ है 43%,
महिलाओं ने बहुत वोट दिया, झाड़ के वोट दिया। इलाहाबाद भोजपुरी में पश्चिम इसको झाड़ के कहते हैं पूरा। जी जी जी, लेकिन एक बार वो जो आप कहते हैं हर हर महादेव, वो एक बार हो जाए। नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव। अमीश भाई जय हो, आपकी जय हो। बहुत बहुत जय हो, शुक्रिया, न्यू बहुत बेटी। बहुत शुक्रिया रवि किशन।